आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन में बहुत सारे ट्रिक्स आप इस वीडियो में देखेंगे। हमने सारा वो डेटा कलेक्ट किया हुआ है जिसके ऊपर आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर आपका कोई एमसीक्यूज यहाँ मिस हो रहा होगा तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी अपलोड करूँगा। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो देख लें जो आपसे ऑब्जेक्टिव में और जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन जो हायर ऑर्डर है उसका इल्म हो आपको। सबसे पहले देखें ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 22 जो है वो उसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए टी वाई डबल प्राइम प्लस बी टी वाई प्राइम प्लस सी टी वाई इक्वल टू जी टी। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं यानी वाई डबल प्राइम के साथ भी टी का कोफिशिएंट है, वाई प्राइम के साथ टी का कोफिशिएंट, वाई के साथ टी का कोफिशिएंट। तो इससे ये बात पता चलती है कि अब ज़रूरी नहीं है कि वाई डबल प्राइम के साथ भी टी हो, यानी ये बात है कि हो भी सकता है और वाई वाले के साथ भी हो सकता है, वाई प्राइम के साथ भी हो सकता है। तो ये एक जनरल फॉर्म है। उसके बाद जो है ये हमने लिखा है सेकंड ऑर्डर है ये। इसको हम हायर ऑर्डर में इसलिए रखते हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर जो भी हो उसे हम हायर ऑर्डर में रखते हैं। लेकिन हमारा जो ज़्यादा एम काम होता है हम सेकंड ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। होमोजीनियस जो डिफरेंशियल जो है होमोजीनियस में ये होता है कि जो जी ऑफ टी है उसकी जगह ज़ीरो आ जाता है, इसको होमोजीनियस कहते हैं। याद रखें कि जी ऑफ टी को सोर्स टर्म भी कहा जाता है। आपसे कहीं पूछा जाए कि होमोजीनियस क्या होती है तो इन विच सोर्स टर्म में ज़ीरो हो तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अच्छा आपको ये पता हो व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये बहुत अहम क्वेश्चन होता है। तो आप इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो वाई डबल प्राइम, वाई प्राइम और वाई और एफ ऑफ टी। जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म को हमेशा ऐसे हल किया जाता है कि जो वाई डबल प्राइम का कोफिशिएंट होता है उससे तमाम इक्वेशन को लेफ्ट राइट पे डिवाइड कर दिया जाता है। जब वो डिवाइड हो जाती है तो जो नई इक्वेशन बनती है उसमें वाई डबल प्राइम का कोफिशिएंट 1 होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इन दोनों में मेन डिफरेंस पता हो, तीनों में डिफरेंस पता हो, खास करके जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट जो होते हैं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपका जानना ज़रूरी है। अब आपके पास है स्टूडेंट जो जनरल फॉर्म है 22 टू R24 इज, इसका जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा ऐसे आया करता है। याद रखें कि ये सोल्यूशन जो है आप जनरली रफली सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू C1 y1 ऑफ टी, C2 y और yp ऑफ टी। तो अब हमें ये पता चला कि ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन के दो हिस्से हैं, एक में C1 C2 इन्वॉल्व है और एक में yp इन्वॉल्व है। जो C1 C2 वाला सोल्यूशन होता है इसको हम लोग कहते होते हैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट आते हैं। और जो P वाला होता है उसको हम लोग पार्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो सोल्यूशन आता है उसको जनरल सोल्यूशन कहा जाता है। ये आपको समझो जनरल सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का पता हो। इसके बाद यानी आपसे को पूछता है कि आप जब भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करते हैं तो उसके सोल्यूशन कितने होते हैं, तो आप कहते हैं 3 होते हैं। नंबर 1 जो है वो हम कहते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, नंबर 2 पार्टिकुलर सोल्यूशन और थर्ड वन जो है हम निकालते हैं इसका जनरल सोल्यूशन। आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि आप कौन सा सोल्यूशन पहले निकालते हैं तो आप कहते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते हैं और फिर पार्टिकुलर। आपसे सवाल पूछा जाए कि पार्टिकुलर क्यों फर्स्ट पे नहीं निकालते, तो याद रखें कि इन सम केस हम पार्टिकुलर पहले भी निकालें तो इशू नहीं होता, लेकिन पार्टिकुलर सोल्यूशन ज़्यादातर मेथड में हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की मदद से पार्टिकुलर सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं। तो ये कुछ आपको मैंने कॉमन ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि आपको पता होंगी, नोट की होंगी, ताकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद है लीनियर इंडिपेंडेंस एंड द रॉस्कियन मेथड जो होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे ये वो वर्ड जो है ना लीनियर इंडिपेंडेंस, ये बड़ा ख़ास है, बहुत मीनिंगफुल है, इसकी समझ आना ज़रूरी है। इसके लिए याद रखें कि अगर हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक का नाम f ऑफ x है, दूसरे का g ऑफ x है, हम कहते हैं ये दोनों लीनियरली डिपेंड होंगे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे होंगे। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नंबर a एंड b नॉट बोथ ज़ीरो, a और b कोई नंबर हो, a ऑफ एफ एक्स प्लस b ऑफ जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल x। यहाँ पे मैं इसकी मीनिंग आपको समझाता हूँ। इफ़ नो सच नंबर एग्जिस्ट देन देयर इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ए एफ एक्स वाई प्लस जी एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, मैं आपको पहले बता दूं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है आपको इसी कोर्स के अंदर दूसरे पार्ट जिसको हम लीनियर अलजेब्रा कहते हैं और जिसमें आपको मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और बाकी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसके अंदर भी पूछा जाता है, ज़्यादातर वहाँ पे पूछे जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होता है कि अगर आपको कोई दो फंक्शन दिए हों जैसे ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ वाई, अगर इसमें से ए की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाए, बी की वैल्यू भी ज़ीरो निकले, अगर ये दोनों ज़ीरो हों तो ओवरऑल सवाल ज़ीरो हो जाता है। तो इससे पता चलता है अगर ये दोनों ज़ीरो हों तो
इसको हम कहते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर ए और बी में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो जाए तो भी फिर ये, या फिर बोथ जो होते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट ए एंड बी नॉट बोथ ज़ीरो ना हो, मतलब ना ए ज़ीरो हो ना बी ज़ीरो हो या फिर कोई एक ज़ीरो ना हो, तो अगर ऐसा हो तो फिर ये जो आपका सोल्यूशन बन जाता है उसको हम कहते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है। यानी ए और बी अगर ज़ीरो ना हो तो वो डिपेंड करना शुरू हो जाता है, ये आपको पता हो। अब स्टूडेंट चूंकि हम बात करें कि ये जो रास्कियन की लिमिटेशन में आता है कि लीनियर इंडिपेंडेंस होना चाहिए, यानी कि ये बहुत ख़ास बात है। अक्सर स्टूडेंट डायरेक्ट से आते हैं, रास्कियन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन का नहीं पता होता कि ये कब लगाया जाता है कब नहीं लगाया जाता। तो इसका मतलब है कि इवन जो इक्वेशन है हमें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट, ये जस्ट मैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या करेंगे हम, पता नहीं कैसे चेक करेंगे। आप देखिए रास्कियन का जो फार्मूला है वो पूछा जाए WFT इक्वल टू y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2। यहाँ पे जो खास बात है वो सबसे पहले y1 आता है, y2 का डेरिवेटिव और फिर माइनस और y1 प्राइम और y2 का डेरिवेटिव। इसको एबल फार्मूला कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो इक्वेशन नंबर 27 में दिया गया है कि WFT इक्वल होता है C e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P ऑफ T dt। अब हमारा मेन जो क्वेश्चन होता है, एबल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, रास्कियन के लिए WFT पूछा जा सकता है और एबल ने भी हमें WFT निकालने का तरीका बताया है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे एबल का फार्मूला कब यूज़ करना है, रास्कियन का जो ऊपर वाला है वो कब यूज़ करना है। देखें आपको जो y1 और y2 हैं ये क्या हैं, y1 और y2 ये वो दो सोल्यूशन हैं जो आपको पहले से पता होते हैं। y1 और y2 पहले से आपको पता होते हैं जो कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से निकाले होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर इनका नहीं पता तो आपको अगर इक्वेशन ऐसी दी हुई है जिसमें आपको इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पता है, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गई, तो फिर उस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आपको अगर पहले से पता है तो आप उसके ऊपर रास्कियन डायरेक्ट इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट, टू द पॉइंट इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, कोई भी स्टेप इंटरचेंज नहीं किया जाता। पहले नंबर पे होता है y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहली बात, y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आपको ये पता हो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। मैं ऊपर बता दूंगा लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, आपको हल करना आता है नहीं, लेकिन आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद है y1 y2 आर फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन। ये जो y1 y2 है ये फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन है। मैं इनके मीनिंग भी बता देता हूँ आपको क्या मतलब है। यानी आपको y1 से पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते हैं, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक को y1 कह देते हैं, दूसरे को y2 कह देते हैं, और वो दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। उसके बाद यह है कि वो y1 और y2 जो है वो जो सवाल हम हल कर रहे हैं जिसका हम पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए रास्कियन मेथड लगाया जाता है। तो जब आप दूसरे नंबर पे पार्टिकुलर सोल्यूशन जब आप निकाल रहे होते हैं तो उसके लिए y1 और y2 जो है वो फंडामेंटल यानी उसके सोल्यूशन ही आने चाहिए, को अपने पास से ना लिए हों। नेक्स्ट वन है तीसरे नंबर पे W ऑफ y1 y2 एट सम पॉइंट टी नॉट, W ऑफ y1 y2 ऑफ टी नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल t। ये बहुत खास पॉइंट होता है इसमें। देखें W ऑफ y1 y2 जो है, यानी कि जो आपके W ऑफ y1 y2 निकालते हैं आप, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा किसी कुछ पॉइंट्स के लिए, लेकिन वो जो है ना y1 y2 ऑफ t जो है वो ज़ीरो नहीं होगा फॉर ऑल t के लिए। यानी आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आपका रिजल्ट है ओवरऑल ये ज़ीरो नहीं होगा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो घुमा फिरा के जब MCQs आपका इंतहाई डिफ़िकल्ट किस्म का भी बनाया जाता है, तो आप अगर इनके फंडामेंटल जो हैं रूल समझते हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर करवा दूँ, उसके बाद है आपसे, और मैं इसकी समरी भी आपको बताऊँगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक दिया हुआ है y डबल प्राइम P ऑफ टी y प्राइम प्लस Q ऑफ टी या y इक्वल टू 0। इसको हम कहते होते हैं जनरल फॉर्म जो है उसकी, सॉरी ये हमने अभी ऊपर देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसे, क्योंकि y का कोफिशिएंट जो है ना y डबल प्राइम का 1 है। अच्छा, हम आते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पे। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसके साथ दो इक्वेशनें दी हुई हैं, y एट टी नॉट इक्वल टू y नॉट, y प्राइम एट टी नॉट इक्वल टू y1। ये दोनों चूंकि टी नॉट के ऊपर डिफाइन है तो इसलिए इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहा जाता है। ये MCQs में पूछा जाता है, आपको पता हो। उसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी खास बात है, ये मैं अभी 4 मजीद की पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ आपको, वो है लीनियर इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट से क्या मुराद होता है, एक होती है लीनियर इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट, एक होता है लीनियर इक्वेशन
कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सबसे पहले वो है ए वाई डबल प्राइम। इसमें चूंकि वाई डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट है जैसे ऊपर हमने देखा था तो वो जी एफ टी की फॉर्म में था, वो टी की शक्ल में था। तो यहाँ पे जो है ना वो एक कांस्टेंट है, वाई प्राइम का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है और वाई का भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है। अगर ये वाई के साथ और उसके डेरिवेटिव के साथ सारे कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट हों तो हम उसे कहते हैं उसको हम कहते हैं जो है ना उसे कांस्टेंट कोफिशिएंट या एक लीनियर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहा जाता है। अब इसमें देखें पहले नंबर वाली होमोजीनियस है, दूसरी साइड पे जीरो है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट इसलिए है कि इनके साथ वाई डबल प्राइम, वाई प्राइम और वाई के साथ कांस्टेंट हैं। नॉन होमोजीनियस दूसरे वाली जो है वो वाली जो है ये इसके साथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं, लेकिन ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसके अंदर सोर्स टर्म मौजूद है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्स की जगह आर लिखा हुआ है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को, इसको क्वाड्रेटिक रूट कहा जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास है कुछ रिजल्ट होते हैं। आपको पता है रूट कितनी तरह के आते हैं, या रूट रियल होते हैं या रिपीटेड होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर रूट रियल हों तो आप जानते हैं कि उसका जो वाई एच है वो कैसे लिखा जाता है, सी वन ई की पावर दिस। ये जो वाई एच है यहाँ से आप इसका मराद लेंगे कि ये जो आप निकाल रखेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर सी वन ई की पावर दिस वन रिपीटेड होगा, अगर आपके पास दूसरे वाला ऑप्शन है होगा तो ऐसे लिखा जाएगा। और तीसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। मैं इसको शॉर्टली इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता है रियल रूट क्या होते हैं, रिपीटेड क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो उनको कैसे लिखा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे अनडिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट जो है, मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेंट ऑफ जो कोफिशिएंट होता है, नीचे एक लाइन लिखी है वाई इज इक्वल टू वाई पी प्लस वाई एच। तो आपको पता हो वाई पी का मतलब है पार्टिकुलर सोल्यूशन, वाई एच यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक है अंडरस्टैंड द कोफिशिएंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे कुछ हम मजीद पॉइंट्स जो हैं वो की पॉइंट्स कलेक्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। फिर है यहाँ पे अनडिटर्मिनेट कोफिशिएंट के जो रूल्स हैं आपने अपनी बुक में भी इनको देखा है, कैसे ये लिखे जाते हैं। एफ ऑफ टी जो है कैसे आप वाई ऑफ पी गैस करते हैं, मैं इनके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद है मैं जो कि एमसीक्यूज वो कर रहा हूँ जो इसके ऊपर डिस्कशन होप सो आप समझते हैं कि हाउ टू राइट दिस वन। यानी सबसे पहले मेन इशू ये होता है कि वाई पी कैसे लिखना है। मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में जो आपके पास कुछ फार्मूले हैं आप लोगों ने होप सो ये याद भी किए होंगे, प्रिपेयर किए होंगे, नीचे डिस्कस किए गए हैं। वाई वन वाई प्राइम माइनस वाई वन प्राइम वाई टू, ये जो डब्ल्यू होता है वो है सी ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी ऑफ टी डी टी। ये कहाँ से लाया है हमने, ये असल में रास्कियन मेथड में आपने दोनों देखे हैं, दोनों को कंपेयर किया, डब्ल्यू एफ टी को लिखने के दोनों तरीकों को, वहाँ से हमने ये निकाला है कि वाई टू जो है वो इक्वल है वाई वन इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग। तो ये वहाँ से आया था। और ये किसने हमें ये फार्मूला दिया था, ये बल्कि हमें एबल फार्मूले और रास्कियन की हेल्प से हमने ये लिया था। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है वो नीचे दिया गया है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है इस मेथड में आप देख रहे हैं, डब्ल्यू आपको पता है, और ये जो है ना ये दो फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए ताकि आप इसे हल कर सकें। अभी हम मज़ीद इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने लगे हैं। काशी ऑयलर इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे कि ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 39। अच्छा, बाज़ इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जाता है, आजकल जो है कुछ लेटेस्ट राइटर जो हैं वो पीछे की तरफ इक्वेशन लिख देते हैं, तो इसलिए ये है कि आप इससे ये नहीं समझना कि पता नहीं क्या मतलब है। तो ओडीई जो है काशी आइलर इक्वेशन में जो ओडीई है, ए एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस बी एक्स वाई प्राइम प्लस सी वाई इक्वल टू जीरो, इसको कहते हैं, ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको काशी आइलर इक्वेशन कहा जाता है। वैसे तो आपको देख के तो ये महसूस नहीं होगा ये क्या है, लेकिन आपको पता हो कि यहाँ y के साथ जो है वो कांस्टेंट है, y प्राइम के साथ एक वेरिएबल है और y डबल प्राइम के साथ एक्स स्क्वायर है। मैं फिर बता दूं कि जितना डेरिवेटिव है उतना ही वेरिएबल है साथ, यानी y के साथ x की पावर 0 है, y प्राइम के साथ x की पावर 1 है और y डबल प्राइम का x का स्क्वायर है, और अगर y क्यूब होगा तो उसके साथ x क्यूब आएगा। ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं काशी आइलर इक्वेशन या काशी यूलर इक्वेशन। याद रखना स्टूडेंट कि ये जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है मैंने बता दिया, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उतने ही एक्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाद इसकी जो एक्सेलरी इक्वेशन होती है वो डायरेक्ट से ऐसे लिखी जाती है, ए आर आर माइनस वन प्लस बी आर प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे जो है ना आर जो होते हैं इसके रूट होते हैं। अच्छा, वही बात आ गई यहाँ पे, अगर इसके रियल रूट होंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके रिपीटेड रूट हुए कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स हुए तो कैसे लिखते हैं। इसके डायरेक्ट से ये फार्मूले हैं, अगर हमें ये तैयार हों या इनको हम समझ जाएं कि हम R1 R2 कहाँ से लाते हैं, तो फिर आप समझ लें कि ये फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप सेकंड्स में जो है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारे पास है सीरीज सॉल्यूशन जो है, ये हमारा टॉपिक होता है। ये अगर आप लोगों ने सिलेबस में नहीं पढ़ा हुआ तो आपको पता है कि ये एग्जाम में आता है। इसके मैं की पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ। पे एक्स जो इक्वेशन नंबर 44 है, इक्वेशन को गौर से देखा तो वाई डबल प्राइम के साथ एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर है। अब स्टूडेंट एक्स माइनस एक्स नॉट का जो होल स्क्वायर है, इसको हम अगर गौर से देखें तो इसमें हम कहते हैं कि जो एक्स नॉट है उसको हम कहते हैं ये रेगुलर पॉइंट है, और वाई ऑफ टी जो है वो इसके इक्वल है। ये एक सीरीज दी हुई है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, आइडेंटिकल इक्वेशन क्या होती है, फास्ट सोल्यूशन क्या है, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मुझे नहीं लगता, अच्छा इसके आगे जो है चूँकि सीरीज सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा डीपली यहाँ पे आपको सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। चूँकि याद रखें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का पूछा जाता है, तो ये आपको इस जो मेरे पास अभी मैं आउटलाइन आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये क्या क्या है। मैं इसको किसी और वीडियो में भी डिस्कस करूँगा सीरीज सोल्यूशन, ताकि आपको, लेकिन आपने इस वीडियो से काफ़ी सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह सीखे होंगे। वो पॉइंट्स आप नोट कर लें। अगर आप एक वीडियो में 20 पॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो 20 में से आपको 10-12 भी तैयार हो जाते हैं तो इनफ है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं तफसील के साथ अगले पॉइंट्स को फर्दर डिस्कस कर लूँगा जो आपके पेंडिंग है। थैंक यू वेरी मच।